Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. I'm Dr. Mehnaz Shafi, your biology mentor. And today in this video, we are going to learn about the chapter number 8, Cell, the Unit of Life. And in this lecture, I'm going to highlight the NCERT line by line so that each and every concept will be crystal clear to all of you. ये lecture जो है, ये जो video है, ये दोनों के लिए रहेगा. बोर्ड के लिए भी बेटा ये जेन्युइन है एंड प्लस नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी है. एंड यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे, एक साइड से हम सारे नोट्स बनाएंगे, साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाएंगे. उसके बाद नोट्स समझने के बाद हम यहाँ पे एनसीईआरटी को भी हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन सा किस किस पेज नंबर में कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी लाइन आपको कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस पूरे लेक्चर की, इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूंगी, पहले हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो आप अपने एनसीईआरटी का जो न्यू एडिशन है पेज नंबर 87 निकालेंगे तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, वहां पे कंटेंट्स लिखे हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले. तो पहले हम साथ साथ इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 8.1. 8.1 मींस चैप्टर नंबर 8 का पहला टॉपिक जो है यहाँ पे जो हम समझने वाले हैं, दैट इज What is a cell? And second जो हम यहां पे समझेंगे, that is 8.2, पेज नंबर चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक, that is cell theory. Then थर्ड जो हम यहां पे समझने वाले हैं 8.3, overview of cell. एंड फाइनली 8.4 यानी कि चैप्टर नंबर 8 का जो फोर्थ टॉपिक है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. एंड द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द यूकैरियोटिक सेल, यानी कि हम लोग जिस सेल से बने हैं, प्लांट्स जिस सेल से बने हैं, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. सो आई होप कि पहले आपको टॉपिक समझ आ गए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने वाले हैं. तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज ए सेल. एंड साथ में ही हम यहाँ पे पहले मैं आपको पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी देखेंगे. सो आई एम गोइंग टू एड द पेज. सो पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल. सो व्हाट इज ए सेल? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहां पे हम लिखेंगे structural and functional unit of life. तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है इस डेफिनेशन का मतलब? तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझा देती हूं. तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा दो वर्ड्स, वन इज द स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज द फंक्शनल यूनिट. पहले स्ट्रक्चरल यूनिट समझते हैं. इमेजिन करिए हमें एक दीवार बनानी है या एक घर बनाना है. तो बेटा दीवार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ईंट चाहिए. तो हम ईंटों को मिलाकर एक पूरी दीवार खड़ी कर देते हैं. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो दीवार है, इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? वो ब्रिक है, वो ईंट है. यानी कि ईंट से ही, ईंट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दैट वॉल. तो ऐसे ही हम लोग जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग भी किस चीज से बने हैं? स्मॉलेस्ट टाइनी माइन्यूट यूनिट से बने हैं जिसका नाम है सेल. जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एटम के बारे में, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है दैट इज द एटम, जिसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे, हम लोग भी एक छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं, दैट इज नोन एज द सेल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड जो है दैट इज द फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि असल में जो काम हो रहा है, जो फंक्शंस हो रहे हैं, वो सेल्यूलर लेवल पे हो रही है. सेल में ग्रोथ हो रही है, सेल में रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो असल में अगर एक सेल जिंदा है तभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है. इसीलिए तो हम बोलते हैं कि सेल जब मिल जाते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. एंड जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे आपकी बॉडी की अगर हम बात करेंगे, वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं. तो इसका मतलब है बेसिक लेवल, असल में बने किससे? हम लोग सेल से बने हैं. दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट. मतलब अगर एक सेल खराब है, अगर सेल नहीं है, तो मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. डेफिनेशन आपको सारा समझ आ गया. अब यहाँ पे
माय डियर, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से बने हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम लोग जो है वी आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों मैम? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू यानी कि जो नर्व सेल्स होती है वो एक काम करते हैं, उनका अपना एक फंक्शन होता है। अगर आप बाकी टिश्यूज देखेंगे, जैसे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है, क्यूबॉइडल, कोलिमनार टिश्यू है, तो हर एक सेल जो है वो अपना अपना काम करती है। जैसे आरबीसी हमारे ब्लड में है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या करेगा? डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। तो हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। ये किसका है? ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात की मैंने। अगर मैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगी, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर ये है that the cell of unicellular organisms is able to do all the functions independently. एक सेल जो है वो खुद ही एक्सक्रीशन भी कर रही है, वो खुद ही रेस्पिरेशन भी कर रही है। तो इसे आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो सारा फंक्शन खुद ही कर रही है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वी आर गोइंग टू राइट हियर दैट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन बी यूनिसेल्युलर और multicellular. So I can write here, यहां पे सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना है एंड यहां पे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूं। अगर हम एक अमीबा, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, है ना? सिमरन नाम तो सुना होगा। ये लो भाई, ये अमीबा है। ये जो अमीबा है ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। एंड अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, इसमें जितने भी इस धरती पे प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, फंगई है, प्रोटिस्टा को छोड़ दो फिलहाल, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई, ये सारे क्या है माय डियर? दीज आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे अमीबा, इसमें खुद ये ऐसी सेल है जो खुद ही डाइजेशन भी करेगी, खुद ही एक्सक्रीशन भी करेंगे। वो हम आगे जाके एनसीईआरटी में हाईलाइट कर देंगे। ओके, नाउ अब इसके बाद जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं दैट इज डिस्कवरीज ऑफ सेल। अभी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपका पहला पेज का जो पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है जो वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो राइट इट डाउन। डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करेंगे, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, फर्स्ट, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज एंटोनी वॉन लीवनहुक। ये जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज फ्रॉम नीदरलैंड एंड ही वॉज एक्चुअली देयर शॉपकीपर। एंड इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल। Second, you have to remember there was a scientist whose name was Robert Hooke. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, but you have to remember, आ सकता है एग्जाम में। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया। एक्चुअली इन्होंने प्लांट का कॉर्क लिया जो कि एक डेड टिश्यू होता है, उसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लिया। तो इन्होंने देखा वहां पे एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब इनको वहां पे सिर्फ सेल वॉल दिखाई दिया, अंदर से जो सेल थी वो खाली थी। व्हाई? बिकॉज दैट वाज एक्चुअली द डेड सेल। तो जब इन्होंने ये देखा, इन्होंने नाम दे दिया सेला। सेला का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें बाउंड्रीज हो और बीच में खाली स्पेस हो। बाद में उसी सेला का नाम पड़ गया सेल। सो इन्होंने जो सेल देखी थी, एक्चुअली दैट वाज द डेड सेल। And third point you have to remember here is Robert Brown. Robert Brown की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। यू नो, सेल के अंदर सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। सो आप यहां पे इसको स्टार मार्क करेंगे बिकॉज नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब 4 मार्क्स आपके फ्री में मिल जाएंगे। वहां पर डायरेक्टली आ जाएगा हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। ऑप्शंस कैन बी एवी लिवनहुक, रॉबर्ट ब्राउन, शील्डन एंड शिमोन। तो यू हैव टू जस्ट आंसर एवी लिवनहुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक और इसके बाद टॉपिक लिखा हुआ है सेल थ्योरी। पहले हम जितनी भी चीजें हमने पढ़ी लिखी यहां पे, पहले वी आर गोइंग टू हाईलाइट द एनसीईआरटी। देखते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं।
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जो पहले 2-3 लाइन्स है, इसमें सिंपली ये बता रहा है कि जो आप आसपास अगर आप देख रहे हो, हैव यू एवर थॉट कि क्या डिफरेंस है हमारे सराउंडिंग्स में जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? ऐसा क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसकी वजह से वो लिविंग है? क्या है उनमें? सेल है, इसलिए तो लिविंग है। तो यहां पे पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लिखा है अभी कि नहीं? अदर्स जो है दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो पहले ही बेस्ड ऑन हाउ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। सेकंड जो है व्हाट इज द सेल। अब ये यूनिसेल्युलर सेल की बात कर रहे हैं, जैसे अमीबा आपने देखा होगा, पैरामीशियम वगैरह। इनमें क्या होता है? दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये सारी एक्टिविटीज, सारी फंक्शंस खुद ही कर रहे हैं। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure the independent living. Hence, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? That cell is the fundamental structural and functional unit of all the living organisms. That means इस धरती पे जितने भी living organism है, whether it is a bacteria, whether they are plants, whether they are animals, whether it is a protista, whether it is a fungus, every living organism is made up of cell. बस फर्क इतना है कि जो बैक्टीरिया है they are मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग भी किस सेल से बने हैं, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल। नाउ इसके बाद ये एनसीईआरटी की जो 2 लाइंस है, इसमें आप लोगों ने अभी जो देखा दैट इज अबाउट द डिस्कवरीज। तो डिस्कवरीज में हम क्या देखेंगे? पहला एंटोनी वॉन लीवनहुक, जिसके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी होगी उसमें एंटोन लिखा है, जो अपडेटेड है दैट इज एंटोनी। सो एंटोनी वॉन लीवनहुक जो था, इन्होंने पहली बार फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब किया किस सेल को? लिविंग सेल को। एंड लेटर ऑन जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो यहां पे रॉबर्ट हुक का एग्जांपल नहीं दिया, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट। सो ये हो गया अभी तक जो हमने समझा, दैट इज व्हाट इज ए सेल। अब सेकंड हम बात करेंगे किसकी? सेल थ्योरी की। आई होप मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी अंडरलाइन कर रहे हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 8.2 यानी कि चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को हम एक स्टोरी की हेल्प से समझ सकते हैं। बात है 18 की। 1838 देयर वाज अ बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, जिनका नाम था मिथियास शील्डन। सो मिथियास शील्डन जो थे, ये प्लांट्स पे वर्क कर रहे थे एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि जितने भी धरती पे प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स सेल के बने हुए हैं। सो इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड ये है टाइम, आपको याद रखना है 1838। एट द सेम टाइम in 1839 there was a German zoologist and जिसका नाम था थियोडोर शिवॉन। थियोडोर शिवॉन जो थे, ये एनिमल्स पे काम कर रहे थे एक्चुअली, एंड ही ऑब्जर्व्ड एंड इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स सेल से बने हैं। एंड ऑल्सो इन्होंने बोला कि जो सेल्स होती है उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने प्लांट्स पे भी थोड़ा सा काम किया, प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया और वहां पे इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनके पास सेल वॉल होती है। सो इन प्लांट सेल्स आउटसाइड the cell membrane outside the cell membrane there is a unique characteristic feature that is cell wall. That means अगर प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर there is an another covering which is known as cell wall, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। तो इसको प्लांट्स पे थोड़ा सा वर्क करके, एनिमल्स पे वर्क करके इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दे दिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो इन्होंने बताया प्लांट्स
and animals are made up of cells. But actually ये जो point था plants are made up of cells, ये actually दिया था मिथ्या शील्डर ने. तो एनसीईआरटी ने इन दोनों को एक ही सेंटेंस, इन दोनों का जो काम था, इन दोनों का जो वर्क था, उसको एक ही सेंटेंस में हाईलाइट किया. दैट इज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. और क्रेडिट जो जाता है वो दोनों साइंटिस्टों को जाता है. एंड उसको हम बोलते हैं शील्डन एंड शिवॉन एक्चुअली गेव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी. उसके साथ साथ ये जो ज़ूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये तो बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हैं, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये सेल आई कहां से. सो देयर वाज एन अनदर साइंटिस्ट, यू हैव टू रिमेंबर, जिनका नाम था रूडोल्फ वर्काउ. इन 1855 रूडोल्फ वर्काउ ने इन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस बता दिया जिसमें इन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब है कि जो भी नए सेल्स बनती है वो पुराने सेल्स से बनते हैं. सो वी कैन राइट इट हियर, न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. ओके, सो ये किसने बताया था? ये बताया रूडोल्फ वर्काउ ने. तो ये सारे पॉइंट्स, इन तीन साइंटिस्ट्स के जो पॉइंट्स थे, इनको हमने बता दिया सेल थ्योरी. सो यहां पे हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं. सो सेल थ्योरी की जब हम बात करते हैं, इसमें अब सिर्फ दो पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट वन इज ऑल प्लांट्स एंड animals are made up of cells. And second point is all cells arise from pre-existing cells. So this was all about the cell theory. Now अब हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं. एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर हो जाएगा. तो चलिए एनसीईआरटी का पहला पेज देख लेते हैं. So first 1838 मिथ्या शील्डन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all the plants are composed of cells which forms the tissues of the plant. सेकेंड अगर हम बात करेंगे, एट द सेम टाइम थियोडोर शिवॉन इन 1839, जो कि जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके बाहर दे आर कवर्ड, दे हैव एन आउटर लेयर विच इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ऑल्सो उन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यूज पे एंड बताया कि प्लांट्स में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल विच इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल द प्लांट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शिवॉन जो था, इन्होंने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. तो दैट मीन्स जो शिवॉन एंड शील्डन थे, इन्होंने दे दिया सेल थ्योरी. This theory, however, did not explain how the new cells were formed. ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि ये नई सेल जो है ये बनी कैसे. Then 1855 Rudolf Virchow explained that the cells divide and the new cells are formed from the pre-existing cells, जिसको हमने बोला omnis cellula e cellula. So ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट इज all the living organisms are composed of the cells, and the second one is all cells arise from the pre-existing cells. So NCERT की एक लाइन कवर हो चुकी है. तो that means पेज नंबर जो सेकंड है NCERT का 88 पेज नंबर जो है, उस पे आपको यहाँ पे पहले तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने की सेल थ्योरी में क्या क्या है, प्लस साइंटिस्ट के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हु प्रपोज सेल थ्योरी. Options can be Sheldon and Schwann. Second option can be the Antony von Leeuwenhoek. Third option can be the Robert Brown, and fourth option can be the Robert Hooke. So your answer should be the Sheldon and Schwann. So this was all about the topic number second. अब चलती है topic number third पे 8.3, that is an overview of the cell.
सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 8.3 यानी कि चैप्टर नंबर 8 का तीसरा टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ सेल। पेज नंबर एनसीईआरटी का जो है दैट इज 88। तो इसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से हम इसको समझते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज किंगडम मोनेरा। सेकेंड इज किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड इज किंगडम फंजाई। फोर्थ इज किंगडम प्लांटे। And the last one is kingdom Animalia. So, अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किंगडम मोनेरा में जितने भी इस धरती पे बैक्टीरियाज है उनकी बात हो रही है। तो ये जो किंगडम मोनेरा या जो बैक्टीरियाज होते हैं ये होते हैं यूनिसेल्यूलर। ओके। एंड किंगडम प्रोटिस्टा यानी इसमें डाई एटम्स जो होते हैं यूग्लिनाइट्स वगैरह ये भी होते हैं यूनिसेल्यूलर। बाकी जितने भी इस धरती पर जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, हम लोग है, इंसेक्ट्स, फंगस, सारे के सारे हैं मल्टीसेल्यूलर। सो अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये बैक्टीरियाज बने होते हैं सेल से जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। एंड बाकी जितने भी यहां पे किंगडम्स है वो सारे बने हैं यूकैरियोटिक सेल से। सो दे ऑल आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। Now let's understand the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. इन सेल्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, बट यहां पे मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे दूंगी कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले हम यहां पे थोड़ा सा रफली एक डायग्राम बनाएंगे। इमेजिन कर लीजिए दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके पास ये मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन के अंदर देयर विल बी द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एंड यहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए होगा डायरेक्टली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। यहां पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, यहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है। हाँ, यहां पे होगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। एंड यहां पे होंगे 70S राइबोसोम्स। ओके। एंड अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, देखिए प्लांट्स जो है वो भी किससे बने हैं? यूकैरियोटिक सेल से। तो इमेजिन करें ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल जो है ये भी यूकैरियोटिक सेल से बना है। तो मान के चलिए ये एक एनिमल सेल है। अब यहां पे यूकैरियोटिक सेल जो है इनके पास भी देखा जितने भी सेल्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। हर सेल की जो कवरिंग होती है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और हर सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। तो यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी साइटोप्लाज्म होगा एंड अंदर यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे इनमें अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा। तो इमेजिन करें ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के साथ यहां पे एराइज होगा एक ऑर्गेनेली विच इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहां पे मैं ज्यादा डेप्थ में या लेबल नहीं इसको करूंगी बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यू कि क्या डिफरेंस है। अभी ये ऊपर ऊपर से मैं ट्रेलर बता रही हूं, इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्सो देयर इज एन अनदर सेल ऑर्गेनेली विच आर नोन एज गोल्गी एपेरेट्स और गोल्गी बॉडीज। एंड यहां पे राइबोसोम्स होते हैं दैट इज द 80S राइबोसोम्स। एंड यहां पे छोटे छोटे वैक्यूल्स भी होंगे। ऑल्सो प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे, यहां पे जो 90% स्पेस होती है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। ओके। एंड बाकी यहां पे भी न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, गोल्गी बॉडीज होंगे, लाइसोसोम्स, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेलीज यहां पे प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पे प्रेजेंट होगा। एंड यहां प्लांट सेल की अगर मैं बात करूंगी, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली होगा जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है एंड दैट इज द क्लोरोप्लास्ट।
जो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है ऑर्गेनली वही प्लांट सेल में भी होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे नहीं होगा। एंड सेकेंड जो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, प्लांट सेल्स में देयर इज एन कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज सेल वॉल। तो ये रहा सेल वॉल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो मेन डिफरेंस अगर हम बात देखें, यहां पे आपको पहले तो ये समझ आए कि यूकेरियोटिक सेल जो है, प्लांट भी यूकेरियोटिक सेल से बना है, एनिमल भी यूकेरियोटिक सेल से बना है, बट ओनली द डिफरेंस इज कि जो प्लांट सेल है इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। पहला पॉइंट, सेल वॉल एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एंड यहां पे सिंगल लार्ज वैक्यूल होगा। एनिमल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत मोर इन नंबर होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। सो यहां पे आपको पहले समझ आया डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। लेकिन ये दोनों के दोनों सेल्स क्या है, ये यूकेरियोटिक सेल है। अब अगर हम बात करेंगे मैम प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्सो अगर हम राइबोसोम्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकेरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। उससे भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज ये राइबोसोम्स कहां पे होंगे, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में होंगे। क्या ऐसा कोई ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना राइबोसोम होगा? डेफिनेटली इसका जो आंसर है दैट इज द यस। दैट मींस देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना 70S राइबोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70S राइबोसोम होगा। ये ऐसे दो ऑर्गेनेली है जिनके पास अपना राइबोसोम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्पेशली द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वहां पे भी राइबोसोम्स अटैच होंगे। सो यहीं पे हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते ताकि आपको नोट्स भी बने। एंड ये जो मैं बोल रही हूं ना, एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट्स में membrane bound cell organelles are absent. And eukaryotes में membrane bound cell organelles are present. सेकेंड पॉइंट जो यहां पे डिफरेंस बनेगा, दैट इज प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं इनके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स। एंड यूकेरियोट्स के पास 80S राइबोसोम्स होते हैं। डन। फिलहाल तो इतना डिफरेंस आई थॉट काफी है, बिकॉज एनसीईआरटी में इससे ज्यादा नहीं दिया है। साथ में ही यहां पे मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट में इनफैक्ट 2026 में भी इसमें से क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा सा स्टार करके रखे। आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इस सेल के अंदर, स्पेशली यूकेरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे, यूकेरियोटिक सेल के अंदर देयर आर सम ऑर्गेनेलीज जिनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज भी होती है जिनके पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली में पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेकेंड इज गोल्गी apparatus, थर्ड वन इज द लाइसोसोम्स, फोर्थ वन इज द वैक्यूल। ये वो ऑर्गेनेलीज है जिनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड वी आर गोइंग टू राइट हियर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। So double membrane cell organelle, सबसे पहले न्यूक्लियस, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। एंड द थर्ड पॉइंट हम यहां पे जो नोट करेंगे, दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। So non-membrane bound cell organelles, first you have to remember
राइबोसोम्स। यही आया था बेटा नीट में 2026। राइबोसोम, सेकेंड इज सेंट्रियोसोम। Centriosome, these are actually the part of cytoskeleton that help us in the cell division in animal cell. So my dear students, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड्स में भी इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं। सो अब इसके बाद हमें आपकी जो एनसीईआरटी है कुछ सेल्स के बारे में लिखती है, बहुत ही इजी है, लाइक लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, क्या उनका डायमीटर होता है, तो थोड़ी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपको यहां पे याद रखना है स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमीटर है 0.3 माइक्रोमीटर्स। सेकेंड जो है दैट इज लार्जेस्ट सेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। थर्ड जो पॉइंट जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल, इज द नर्व सेल और न्यूरॉन। ओके, बहुत ही इजी पॉइंट है स्मॉलेस्ट सेल। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है एंड लॉन्गेस्ट कौन सी है। साथ में ही यहां पे हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे दैट इज बैक्टीरिया जो है उनके अगर हम साइज की बात करेंगे, जैसे माइकोप्लाज्म जो है इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 0.3 नैनोमीटर, तो यहां पे 3 to 5 नैनोमीटर इनका साइज होता है। एंड ऑल्सो आरबीसी का जो डायमीटर है दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड इट इज अबाउट 7.0 माइक्रॉन्स। ओके, एंड ये आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना है, सो इसको हम बुक्स में बंद कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शेप्स ऑफ सेल। देखिए आपकी एनसीईआरटी में दिया है पहले शेप्स ऑफ सेल दिया है, अभी मैं आपको एनसीईआरटी की डायग्राम भी दिखा देती हूं, एंड उसके बाद दिया है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो प्लीज डोंट कंफ्यूज, सेल की शेप और बैक्टीरियल की शेप के साथ कंफ्यूजन नहीं करना। पहले हम सेल्स की शेप देखिए, अगर हम सेल्स की बात करेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स की डिफरेंट शेप होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दी है, आपको सिर्फ उतने ही सेल्स का शेप याद रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। There is a cell which is present in your blood and उसका जो फंक्शन है that is the transportation of the gases। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सी सेल की मैं बात कर रही हूं? Yes, तो बात है बेटा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना, अगर मैं इनकी शेप की बात करूंगी, या तो ये अगर हम ऊपर से आरबीसी को देखेंगे तो ये बिल्कुल राउंड जैसी होती है, और अगर आप साइड व्यू देखोगे तो इट इज लाइक दिस। ठीक है, आरबीसी जो है इसकी शेप की अगर मैं बात करूंगी, या तो ये राउंड होगा और इट इज बाइकॉनकेव। हो गया एक सेल। दूसरी सेल की जब हम बात करेंगे दैट इज द डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये कुछ इस तरीके से दिखती है, जस्ट वेट, जैसे अमीबा होता है बिल्कुल वैसे डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अमीबॉइड शेप। ओके, एंड उसके बाद हम बात करते हैं देयर इज अ सेल जो कि होती है ब्रांचर, दैट इज न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्व सेल जो है, अभी इमेजिन करो बेटा जो नर्व सेल होती है, ये आपको आगे जाके जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें डिटेल में सेल स्ट्रक्चर पे जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइटली थोड़ा डायग्राम बना लेती हूँ। तो नर्व सेल के पास सबसे पहले साइटोन होगा या सेल बॉडी होगी, एंड ये जो सेल बॉडी है इसके बाहर बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे कुछ इस तरीके से, ये है डेंड्राइट्स। ओके, एंड उसके बाद ये जो लंबा वाला प्रोसेस है दिस इज नोन एज एक्सॉन, एंड फाइनली देयर इज द एक्सॉन टर्मिनल। तो कुछ इस तरीके से ये सेल दिखती है। तो ये जो सेल है एक तो ये लॉन्गेस्ट तो है ही, इसकी मैं अगर इसको हम यहां पे सिंपली लिखते हैं, ये होती है ब्रांचेड। ओके, नर्व सेल की अगर हम आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद की अगर हम बात करेंगे, there is a cell which is known as mesophyll cell।
मेसोफिल सेल की अगर हम बात करेंगे, मेसोफिल सेल प्लांट्स का जो लीफ होता है, पत्ते जो होते हैं, उनकी जो सेल है दैट इज द मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल यूजुअली होते हैं ऐसे करके राउंड। ओके, सो यहां पे हमें सिंपली लिखना है दे हैव द ओवल और राउंड शेप, ओवल शेप और राउंड शेप। नेक्स्ट जो है दैट इज अ ट्रैकेट सेल। ट्रैकेट सेल्स जो होते हैं दे आर इलोंगेटेड सेल्स, मतलब ये कुछ इस तरीके से होती है, इलोंगेटेड। ये इसके न्यूक्लियस हो गए। ऑल्सो देयर आर सम सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल शेप। एंड कुछ सेल्स होती है ऐसे लंबी लंबी सी, नैरो नैरो, लंबी लंबी, इनको हम बोलते हैं कॉलमनार। कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं ये सेल्स होते हैं नैरो एंड लॉन्ग। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। ये लो, सेकंड बॉक्स कंप्लीट है। सो इसी के साथ साथ ओवरव्यू ऑफ सेल हमारा खत्म हो जाता है, जिसमें हमने, आई होप कि आप लोगों ने साथ साथ लिखा भी होता, नोट्स भी आप बना रहे होंगे। एंड अब हम इस सभी चीज जो भी हमने पढ़ी इसको हम एक बार एनसीईआरटी से रीड आउट करेंगे। एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ एक लाइन भी हमारी एनसीईआरटी की मिस नहीं होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल से। देखो ये यहाँ पे बता रहा है पहले जो एक दो लाइंस है कि पहले जो लोअर क्लासेस थे वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते थे, हम ओनियन पील ले लेते या चीक सेल्स ले लेते हैं, उनको हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते थे। तो जब हमने उनको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा तो हमने देखा ये जो अनियन है वहां से हमें प्लांट सेल दिखा एंड चीक सेल्स जो थे उसमें हमने एनिमल सेल देखी थी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट सेल है, हमें पता चला प्लांट सेल के पास एक स्पेशल फीचर होता है दैट इज अ सेल वॉल, जो किसके बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और जब हमने ह्यूमन चीक सेल्स देखी तो हमने वहां पे देखी कि वहां पे भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। और हमने देखा सेल के अंदर, इनसाइड द सेल देयर इज द न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए। एंड ऑल्सो डीएनए से ही आगे जाके एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से ही आगे जाके प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहां पे वो सारी चीजें डिस्कस हमें नहीं करनी, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट सेल है, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है एंड यहां पे न्यूक्लियस होगा। The cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic cell. वो सेल्स जिनके पास membrane bound nucleus होता है that is the eukaryotic cell, and वो वाली सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, the cells that lack the nucleus are known as the prokaryotic cell. और दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म जो है that is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर, इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, यही पढ़ते हैं आप। तो एक्चुअली यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो भी सेल के अंदर होते हैं। वो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं कि सेल जो है ये क्या होती है, एक लिविंग स्टेट में होती है। इसको बेटा हाईलाइट करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के बाद, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ द यूकेरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। देखिए अगर मैं राइबोसोम की बात करूंगी, वो प्लांट सेल में भी है, यूकेरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, वो तो सेल ऑर्गेनली है। लेकिन मैम यहाँ पे तो हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऑर्गेनली होते ही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, बिकॉज राइबोसोम इज नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देना, यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लाइक देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, there is Golgi complex, there are lysosomes, there is mitochondria, microbodies and vacuoles. Prokaryotic cell में ये membrane bound organelles नहीं होते हैं। I hope कि ये जो पैराग्राफ है लाइन बाय लाइन सबको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम तीसरा पैराग्राफ समझने वाले हैं
एंड यही से नीट में क्वेश्चन आया था, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल द यूकेरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में पाया जाएगा। एंड यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये आपको आगे जाके मैं आपको लिखवा देती हूँ। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, यूकेरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम नहीं होता है, बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेलीज। अभी हमने डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स के पास और जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनके पास भी राइबोसोम होता है। आई होप कि ये वाला पैराग्राफ सबको समझ आया। तीसरा पॉइंट, एनिमल सेल्स कंटेन एन अनदर नॉन लिविंग बाउंड ऑर्गेनेली, यही मैंने अभी लिखवाया आपको। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग ऑर्गेनेली जो है राइबोसोम्स एंड सेकंड इज द सेंट्रियोसोम व्हिच हेल्प अस इन द सेल डिवीजन। आई होप कि ये वाला पैराग्राफ भी आपको लाइन बाय लाइन समझ आया होगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको एनसीईआरटी सामने है, आपका पेंसिल आपके साथ होना चाहिए और यहाँ पे आपको साथ साथ अंडरलाइन करते जाने। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप हाइलाइटर से भी इसको मार्क कर सकते हो। एंड ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड्स के लिए भी, चाहे किसी का सीबीएसई है चाहे किसी का जेके बोर्ड है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसको जाना है तो उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूंगी, वहां पे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां पे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे 3 नंबर के आ सकते हैं, 5 नंबर के आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल, जो कि आपको मैंने अभी लिखवा दिया। एंड न्यूमेरिकल्स में से कहीं से कोई भी लाइन वो उठा के वहां पे लगा सकते हैं। असर्शन रीजन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से बताओ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सा है, कौन सा इनमें करेक्ट है, कौन सा इनमें इनकरेक्ट है। तो जिस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन समझ आनी चाहिए। और एनसीईआरटी देखिए, इसको याद करना नहीं होता है, आपको एनसीईआरटी को समझना होता है। एक एक लाइन आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी कि ये एक लाइन क्या बोल रही है। बाकी जो आप नोट्स लिखते हो ना साथ में, वो आपको याद करनी है, बिकॉज अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी याद करना है, तो बिलीव मी, एनसीईआरटी आपको याद नहीं होगी, बिकॉज एनसीईआरटी तो सारी एक जैसी है, लेकिन जब तुम्हारे नोट्स है वो आप थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाते हो, डायग्राम्स बनाते हो, तो वो बहुत इजीली आपको याद रह जाती है। प्लस नॉलेज के साथ साथ अगर आपको नीट का एग्जाम देना है, मेक श्योर कि आप एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। जो जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू, जो भी जहां के भी मॉड्यूल्स आपके पास है, चाहे आपके फिंगर टिप्स आपके पास है, कोई बुक या कोई भी मॉड्यूल है, जस्ट मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज करते रहोगी। तो मतलब यहाँ पे 3 चीजें बनती है। पहला, आपको एनसीईआरटी को समझना है। सेकंड, जो बनाए हुए नोट्स है उनको याद करना है। थर्ड, जो एमसीक्यूज है उनको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 चीजें अगर इस कॉम्बो में अगर आप आ जाओ तो कि आपने ये तीनों चीजें कर ली, तो आपको माय डियर सीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। आई नो, मैं इस सफर से फेस कर चुकी हूं कि जब हमारा एग्जाम, मतलब ये जो 1 साल होता है नीट का, इसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, कभी कभी इंसान को लगता है गिव अप करेंगे, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको बस एक चीज याद रखना है, जब भी आपको गिव अप करने का मन करे, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वो दिन जब आप वो व्हाइट कोट पहनेंगे एंड व्हेन यू विल एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज, तो उस टाइम पे क्या फील होगा जब सारे आपको डॉक्टर डॉक्टर करके पुकारेंगे। तो इतनी अच्छी फीलिंग आ जाती है एंड यू विल फील कि नहीं, हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ है। तो आपके जो पेरेंट्स पे वो प्राउड जो होगा, वो जो खुशी होगी, तो उस खुशी को याद करो। एंड जब भी आपको ऐसी चीज होगी तो ये चीज याद करो एंड जस्ट फ्लो विद इट। स्ट्रेस मत ले लो, जितना कर सकते हो उतना करते जाओ। एंड बहुत आसान है, एनसीईआरटी पढ़नी है एंड प्लस एमसीक्यूज करने हैं एंड आपको इजीली सीट मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट जो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, अब यहाँ पे दिया है cells differ greatly in size, shape and activity depend upon the cells। किस सेल का क्या फंक्शन करना होता है उसके हिसाब से उसका शेप, साइज वगैरह मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा, which of the following is the smallest cell? So you have to remember mycoplasma, जिसका लेंथ आपको याद रखना है, साइज याद रखना है, that is 0.3 माइक्रोमीटर्स। While बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे अपनी एनसीईआरटी, that is 89 पेज नंबर। बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे 3 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच
Among the multicellular organisms, red blood cells जो है they are about 7.0 micrometer in diameter and longest cell जो है that is the nerve cell and cells जो है they also vary in their shape. Like कुछ cells होते हैं जो disc shaped होते हैं, कुछ होते हैं polygonal shaped, कुछ होते हैं columnar shaped, some are cuboidal and even some are the thread like and are irregular. The shapes of the cell may vary with the function they perform. जिसको जैसा function करना है उसके according उस cell का size and उस cell का shape होता है. तो यहाँ पे one more important tip for NEET students मैं देना चाहती हूँ, that is जो आपके NCERT में जितनी भी diagrams हैं उनको आप skip ना करें. थ्योरीज ओके आपको थ्योरी पूरी पढ़नी है, लेकिन जितने भी डायग्राम्स है या जितने भी नीचे जो लाइंस लिखी होते कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन उस लाइन से आ जाता है. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 8.4 यानी कि चैप्टर नंबर 8 का फोर्थ टॉपिक दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. जब भी माय डियर स्टूडेंट्स आप वर्ड सुनेंगे प्रोकैरियोटिक सेल दैट मींस ये बात हो रही है बैक्टीरियाज की. इस धरती पे जितने भी बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं. बाकी जो अदर ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग, फंगाई, प्रोटिस्टा, दे ऑल आर मेड अप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. तो अब जब हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस करेंगे आपके एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 89 है वहां का जो पहला पैराग्राफ है वो आप देख सकते हो. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये पहले समझा देती हूँ, आफ्टर दैट इसकी थ्योरी लिखवा देती हूँ, फिर हम इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. एंड इस पहले पैराग्राफ में थोड़े से बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं एंड थोड़े से बैक्टीरिया के शेप्स की, बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप प्रेजेंट होती है. उसके बाद जो पेज नंबर 90 एंड 91 है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है यानी कि बैक्टीरियल सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है इन डिटेल. तो उसको हम एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे. पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, एक डायग्राम हम बनाएंगे एंड मैं आपको गारंटी दे रही हूँ उस डायग्राम को समझना, उसको जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पूरा अच्छे से याद हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको वन बाय वन उसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगी एंड उसके बाद हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चलिए प्रोकैरियोटिक सेल की जो पहला पैराग्राफ है उसको हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट यहां पे हम जो लिखेंगे दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. सो पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल, prokaryotic cells are represented by सबसे पहला पॉइंट दैट इज द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं. सेकेंड इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑल्सो नोन एज साइनो बैक्टीरिया. देखो यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है. एक्चुअली इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करता है. पहले साइंटिस्ट को ये लगा था कि ये शायद प्लांट है. तो एल्गी क्या है? एल्गी एक छोटा सा प्लांट ही है, तो उन्होंने इनको प्लांट किंगडम में रखा था. एंड क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये पानी में ना ब्लू ग्रीन स्कम बनाते हैं, दैट्स वाई इसको नाम रखा गया था ब्लू ग्रीन एल्गी. लेकिन बाद में पता चला कि ये तो प्लांट है ही नहीं, ये तो इसके अंदर तो बैक्टीरिया के फीचर्स है, तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया जिसमें इसको हमने बोला साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही है, तो ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता और ये भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल है. उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन मैम इसको हमने अलग से यहाँ पे क्यों रखा है? बिकॉज ये थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है. सेल वॉल एब्सेंट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया. देखो जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं ना, हर बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल होती है, लेकिन वाहिद एक बैक्टीरिया एक्सेप्शन है, दैट इज द माइकोप्लाज्मा.
जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, और यही माइकोप्लाज्मा है। अगर मैं इनकी नेचर की बात करूंगी, दे आर पैथोजेनिक, यानी कि ये डिजीजेस भी कॉज करते हैं। बहुत सारे इसके स्पीशीज है, लाइक देयर इज अ वन स्पीशी दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा नमूने, जो कि लंग डिजीज नमूनिया कॉज करता है। देयर इज एन अनदर स्पीशीज ऑफ माइकोप्लाज्मा दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन कॉज करेगा? माइकोप्लाज्मा के स्पीशीज। तो ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो डिजीज भी कॉज करते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्टार करके रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो वहां पे आपको स्पीशीज के नाम नहीं आ जाएंगे, बस इतना क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। एक बार नीट में डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, दैट इज द PPLO. PPLO means pneumonia like organism. ये जो PPLO होते हैं, ये भी बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। एक्चुअली अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे ना, PPLO और माइकोप्लाज्मा एक्चुअली एक ही चीज होती है। PPLO इसको पहले बोला करते थे, देन उसके बाद इसका नाम पड़ा माइकोप्लाज्मा। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, पुराना नाम इसका PPLO है एंड जो मॉडर्न नेम है दैट इज द माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा या PPLO की अगर हम बात करेंगे, इनका जो नेचर होता है दैट इज पैथोजेनिक। अब देखिए, अब आप बोलेंगे मैम आपने एक साथ क्यों नहीं रखा है इनको, अगर ये एक ही है, या आप ऐसे याद रख सकते हो माइकोप्लाज्मा इट इज अ स्पीशीज ऑफ द PPLO। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी ने अलग अलग इसको लिखा, तो आप ऐसे अलग अलग याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से होता है। पहला बैक्टीरिया, सेकंड इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक, यहां पे लिख सकते हो फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। देन माइकोप्लाज्मा एंड लास्ट वन इज द PPLO। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा तेजी से करते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। सो दे मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप एंड साइज या डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, इन बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं। तो चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैम क्या क्या साइज और क्या क्या शेप होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक्चुअली बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा शेप्स होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने 4 डिफरेंट शेप्स हमें बताए हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो बैक्टीरिया का शेप है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल रसगुल्ले की तरह जो गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल। एंड इन स्फेरिकल को हम साइंस में यहां पे नाम दे दे हैं कोकाई। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है, कभी कभी क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया अगर आप देखोगे वो मिलजुल कर रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। तो मान के चलो यहां पे 2 कोकाई मिल गए, 1 और 2, इनकी फ्रेंडशिप हो गई, ये बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई। कभी कभी ये सेफ्रिकल कोकाई जो है या बैक्टीरिया जो है, ये ऐसे एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। एंड जब ये लंबी सी चेन बनाएंगे, देन इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। कभी कभी ये क्या करते हैं, ऐसे बंचेस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, बिल्कुल जैसे ग्रेप्स का बंच होता है ना, वैसे ये बंचेस में रहेंगे। एंड ऐसे कोकाई जो कि बंचेस में रहेंगे, इनको बोलते हैं स्टाफाइलोकोकाई, स्टाफाइलोकोकाई। ये जो माय डियर पहला कोकाई की अगर हम बात करेंगे, ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टाफाइलोकोकाई है, ये भी पैथोजेनिक होते हैं, बहुत सारी डिजीजेस इनके स्पीशीज कॉज करते हैं। जैसे आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनिया कॉज करता है। एंड यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, यूजी लेवल पे जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आपका सेकंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। रॉबिन्स की एक बुक आती है पैथोलॉजी, वहां पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, स्टाफाइलोकोकाई क्या होता है। वहां पे डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस या स्ट्रेप्टोकोकस नमूने ये वाले डिजीज कॉज करता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है। तो यहाँ पे वो चीजें डिस्कस नहीं करनी है, बस अभी नीड के लिए आपको इतना याद रखना काफी। अगर चेन्स की फॉर्म में है स्ट्रेप्टोकोकाई एंड अगर बंच के फॉर्म में है स्टाफाइलोकोकाई। सेकेंड शेप जो होती है
कुछ बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेपर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रॉड शेपर्ड, उनको हम बोलते हैं बैसिलस। सो यहां पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, इमेजिन करो, चलो इधर मैं बना लेती हूँ। ये एक रॉड शेपर्ड बैक्टीरिया है, ये दूसरा रॉड शेपर्ड बैक्टीरिया, ऐसे करके ये आपको ज्यादातर ग्रुप्स में ही मिलेंगे, ऐसे करके। ये अपने अंदर स्पोर्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रॉड शेपर्ड होते हैं। एंड थर्ड जो शेप है दैट इज, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट इज स्पाइरल शेपर्ड। जो स्पाइरल शेपर्ड बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरलम। देखिए एनसीईआरटी में ना यहाँ पे इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल में शेप्स जो है उनका इमेज नहीं दिया है, बट अगर आप देखोगे आपका पहला यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे इनके इमेजेस आपको मिल जाएंगे नियर अबाउट, आई थिंक दैट इज पेज नंबर 12 होगा जो न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है, तो वहां से भी आप ये डायग्राम्स देख सकते हो। तो स्पाइरल शेप जो है ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये मान के चले ये एक बैक्टीरिया है बिल्कुल स्पाइरल शेपर्ड, एंड ये इसके बहुत सारे फ्लैजेला है। ये भी ग्रुप्स में रहते हैं, इनकी भी बड़ी फ्रेंडशिप चलती रहती है। ये लो इसकी फ्लैजेला, यहाँ पे इसके कुछ फ्लैजेला है। ये एक और स्पाइरल शेपर्ड। आई होप इट इज क्लियर, आपको डायग्राम से समझ आ जाता है शेप क्या है बैक्टीरियाज की। उसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट शेप है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज द कॉमा शेपर्ड। जो कॉमा शेपर्ड बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं विब्रियो। ओके, एंड ये कुछ जैसे आप कॉमा लगाते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, लाइक दिस। दे आर कॉमा शेपर्ड, ठीक है। सो दीज आर द 4 different shapes of bacteria. I hope it's clear to all of you. Please take a screenshot of this. So सबसे पहले हम बात यहां पे कर लेते हैं। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO, pleuronamune-like organism. लिखा हमने ये सारी चीजें। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. Okay, बहुत ज्यादा rapidly. In fact, कुछ बैक्टीरिया का जो division time होता है that's only the 20 minutes. They may vary greatly in the shape and size. The 4 basic shapes of the bacteria are: first is the rod, जिसको हम rod like यानी कि bacillus बोलते हैं। सेकेंड जो spherical shape होता है उसको हम coccus बोलते हैं या कोकाई बोलेंगे। कॉमा शेप जो है उसको हम विब्रियो बताते हैं, एंड स्पाइरल शेप जो है उसको हम बोलते हैं स्पाइरलम। सो आई होप कि पेज नंबर 89 का ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर है। अपनी एनसीईआरटी खोलिए एंड पेज नंबर 91 निकाल दीजिए। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना है। जो टिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो साइज है दैट इज 1 to 2 नैनोमीटर, और पीपीएलओ जो है दैट इज इसका साइज है 0.1 नैनोमीटर। Why? Because it is the smallest, है ना। एंड वायरस का यहाँ पे साइज मेंशन है 0.02 to 0.2 नैनोमीटर, एंड यूकेरियोटिक सेल का साइज है 10 to 20 नैनोमीटर। मतलब यूकेरियोटिक सेल ऑब्वियसली बड़ी है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में से जो सबसे छोटा है दैट इज द माइकोप्लाज्मा। तो कभी कभी बेटा डायरेक्टली यहां से नींद में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये डेटा आपको याद करके रखना है। अब अगर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, जैसे अगर आप मे भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स नजर आ जाएंगे जैसे सेल एनवेलप, इट्स मॉडिफिकेशन, आपको नजर आ जाएगा ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, पिलाई होगा वहां पे, फिमरे होगा। ये सारी चीजें हम सिर्फ केवल एक ही स्ट्रक्चर में बनाएंगे। आपको बहुत मजा आ जाएगा जब आपको वो स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारी चीजें आपको एकदम से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड टॉपिक दैट इज द structure of prokaryotic cell. So let's understand the structure of prokaryotic cell. जब हम प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, वी नो कि हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट विल बी द सेल मेम्ब्रेन।
तो चलिए सेल मेम्ब्रेन पहले बना लेते हैं। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मींस कि ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी, कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। मतलब ये सिलेक्ट करेगी किस चीज को आना है और किस चीज को नहीं आना है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल। सेकेंड, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर देयर इज वन मोर कवरिंग विच इज नोन एज द सेल वॉल। तो इसके बाहर हम बनाएंगे सेल वॉल। Okay, so this is cell wall. सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन एंड इट इज नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक का मतलब है, जैसे आप बोलते हैं ना प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, इट इज नॉन सेल्यूलोसिक, यानी कि ये पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। अगर आप एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम्स दिया है, एक टेबल दिया है, वहां पे लिखा है किंगडम मोनेरा जो है उसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। तो किंगडम मोनेरा में ही एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरियल सेल्स आ जाते हैं। एंड अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूंगी, सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज इट डिटरमाइन्स द शेप ऑफ द सेल एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम द कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग। ये सारे थ्योरी में, ये सारे पॉइंट जो है ना, ये मैं थ्योरी में लिखवा देती हूँ, बस अभी आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारी क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी देयर इज एन अनदर लेयर विच इज नोन एज ग्लाइकोकैलेक्स। तो यहां पे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज द ग्लाइकोकैलेक्स। सो वी आर गोइंग टू राइट इट हियर, ग्लाइकोकैलेक्स। अब ग्लाइकोकैलेक्स की एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये याद रखने की, कुछ कुछ बैक्टीरियाज में ये ग्लाइकोकैलेक्स सॉफ्ट होती है, बहुत ही पतली होती है, थिन होती है एंड लूजली बाउंड होती है, बहुत टाइटली अटैच नहीं होती है, लूजली बाउंड होगी एंड थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी चिपचिप जैसी होगी। एंड दैट टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स इज नोन एज द स्लाइम लेयर। ओके, एंड कुछ बैक्टीरियाज में यही ग्लाइकोकैलेक्स जो है ये बहुत ही टफ होगी एंड टाइटली बाउंड होगी, टाइटली अटैच होगी एंड उसका जो काम होगा दैट विल बी द प्रोटेक्शन, और उस तरह की ग्लाइकोकैलेक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल। ये सारे पॉइंट्स में थ्योरी में लिखवा देती हूं, अभी यहां पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ग्लाइकोकैलेक्स किसी में स्लाइम लेयर हो सकती है और किसी में क्या हो सकती है? कैप्सूल। और ग्लाइकोकैलेक्स अगर हम बात करेंगे, एक तो इनका काम होता है, स्लाइम लेयर का मेनली काम होता है टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, एक बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचाना। एंड ऑल्सो कैप्सूल की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मेन काम है ना, नाम से ही पता चल जा रहा है, कैप्सूल मतलब प्रोटेक्शन, इसका काम ये प्रोटेक्शन करना। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है ये एक बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है। जैसे आप मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, अब बैक्टीरियल की जो ग्लाइकोकैलेक्स है वो बहुत ही स्टिकी है एंड कैप्सूल उसके पास है या स्लाइम लेयर है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस तरीके से वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाएंगे। तो ऑल्सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन। अब इन तीनों लेयर्स को मिलकर आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि ये तीनों लेयर्स एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं और इनको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। सो दीज 3 लेयर्स आर कलेक्टिवली नोन एज सेल एनवेलप। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज, अगर मैं सेल वॉल की बात करूंगी इट इज हाईली रिजिड, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो फोल्ड बना सकती है। कभी वो फोल्ड बनाती है सेल के अंदर की तरफ एक एक्सटेंशन, कभी कभी बेटा वो सेल के बाहर की तरफ भी फोल्ड बना सकती है। अभी आप देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन कितनी क्रिएटिव है, ये कैसे कैसे फोल्ड बनाएगी। Just give me 1 second. Okay.
देखिए कभी कभी बेटा ये ऐसे करके वेसिकल के फॉर्म में फोल्ड बनाती है, कभी कभी ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में ऐसे करके फोल्ड बनाएगी, और कभी कभी तो ये ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाती है, ऐसे करके ना लैमेले के फॉर्म में क्या बनाती है, फोल्ड बनाती है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में एंड लैमेले। ओके एंड ये जो माय डियर स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली हमें यहां पे बन गए, दीज आर नोन एज द मीजोजोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स। ये जो मीजोजोम्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। जैसे हमारे यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करती है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम कौन करती है, मीजोजोम्स। यानी कि मीजोजोम्स आर द एनालॉग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेम इनका फंक्शन है। प्लस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, ये मीजोजोम्स बहुत सारे बाकी फंक्शंस करते हैं, लाइक सेल वॉल बनाती है, ऑल्सो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करती है, डॉटर सेल्स बनाने में काम करती है। अब ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में लिखवा भी देती हूँ और वहां पे मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवा देती हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद हम देख लेते हैं एक और बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। वो ऐसा बैक्टीरिया है कि उसको फोटोसिंथेसिस करनी है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको पिगमेंट चाहिए। तो पिगमेंट स्टोर करने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक और एक्स्ट्रा फोल्ड बनाती है, कुछ इस तरीके से मान के चलो। ये जो एक्स्ट्रा फोल्ड इधर बन गया, इसके अंदर क्या होती है, पिगमेंट्स होते हैं। इस वाले फोल्ड को हम क्या बोलेंगे, इस फोल्ड को हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। और ये जो क्रोमैटोफोर है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट है, देखो जो मीजोजोम्स है ना, मीजोजोम्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें मीजोजोम्स तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा है क्या, क्रोमैटोफोर। तो यहां पे लिखूंगी ये किस में है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा। ठीक है, पिगमेंट स्टोर करते हैं, यहां पे ये क्या है, पिगमेंट्स है। डन। अब इसके बाद और एक क्रिएटिवनेस देखेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। देखो यहां पे तो इसने फोल्ड बनाया सेल के अंदर की तरफ, कभी कभी बेटा ये कुछ बैक्टीरिया में फोल्ड बनाती है बाहर की तरफ। तो लाइक दिस आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान के चलिए यहां पे हम बनाएंगे, यहां पे आप बेटा ये फोल्ड बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और यहां पे ये जो फोल्ड बाहर की तरफ जाएगा ना, ये आगे जाके फ्लैजेला बनेगा। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो फ्लैजेला है दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल वॉल, बेशक वो सेल वॉल से अराइज होता है, लेकिन एक्चुअली वो एक्सटेंशन किसका होता है, दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे जाके वो सेल वॉल से क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। तो मतलब मैम यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फ्लैजेला बनाना पड़ेगा। तो फ्लैजेला यहां से आप समझ सकते हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले ही यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज द बेसल बॉडी। ये जो मैं पिंक कलर में बना रही हूँ, दिस इज द बेसल बॉडी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, एंड उसके बाद एक लंबा सा फिलामेंट होगा। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्लैजेला। अब फ्लैजेला जो है, इसके 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, पहला पार्ट ये वाला, मान के चलो इतना पार्ट हम समझते हैं, दिस वन इज नोन एज बेसल बॉडी, this part is known as hook, and this is the longest part which is known as filament. So that means hook जो है, it actually connects the basal body with the filament, and this whole structure, यो जो यहाँ पे पिंक कलर का स्ट्रक्चर बन गया, this is known as flagellum. फ्लैजेलम या फ्लैजेला, इट इज मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन, एंड ये किस में हेल्प करता है बेटा, मोटिलिटी में हेल्प करता है। देखिए कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो सकता है, कुछ के पास नहीं हो सकता है। जिसके पास होगा दैट इज द मोटाइल, जिसके पास नहीं होगा दैट इज नॉन मोटाइल। एंड सेकंड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि मान के चले ये बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड मान के चले इसको एक ही साइड में, ये मान के चलो बेसल बॉडी है, फिर यहाँ पे हुक है, एंड ये क्या है, फिलामेंट। अब इस बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजेला है, कभी कभी किसी के पास बहुत सारे फ्लैजेला होंगे एक ही साइड से, कुछ बैक्टीरिया के पास तो दोनों साइड से बहुत ही ज्यादा फ्लैजेला, डिपेंडिंग अपॉन द उनकी क्या कौन सा बैक्टीरिया है, बट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारा फ्लैजेला है दैट हेल्प्स इन द मोटिलिटी, और उसके 3 पार्ट्स है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट।
तो ये हो गई किसकी बात, हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे फोल्ड बनाएगा, कभी इनवर्ट फोल्ड बनाएगा, कभी आउटवर्ड फोल्ड बनाएगा। अब इसके बाद हम पहले बाहर की चीजें देखते हैं मैम और क्या होता है यहाँ पे, फिर हम अंदर की देखेंगे साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर सरफेस से ना ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। ये जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का काम क्या होता है, टू होल्ड द सबस्ट्रेट, टू होल्ड सबस्ट्रेट। क्या मतलब है इसका, देखिए एक बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया मान के चलो कोई पानी में कोई बैक्टीरिया है लेट अस सपोज, और वहां पे कोई पत्थर है और ये बैक्टीरिया चाहता है कि वो उसके साथ पत्थर के साथ अटैच हो जाए, तो वो किसकी हेल्प से अटैच हो जाएगा, फिम्ब्रे के हेल्प से वहां पे अटैच हो जाएगा। या कोई होस्ट सेल है, होस्ट बॉडी है, होस्ट के साथ भी अटैच होने के लिए वो किसका यूज करेगा, वो इन ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फिम्ब्रे के यूज करेगा। साथ में आप यहाँ पे देखोगे, साथ में यहाँ पे ऐसे करके ना एक लंबे से प्रोजेक्शंस होते हैं, लंबे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिलाई। तो मान के चलो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स क्या है, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स है पिलाई। तो लिखिए इधर, दीज आर नोन एज द पिलाई। पिलाई जो है दे हेल्प अस इन द कॉन्जुगेशन, they help us in the conjugation means exchange of genetic material। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, मान के चलिए ये दो बैक्टीरियाज है, ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज द वन बैक्टीरिया एंड दिस इज द अनदर बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं दे जस्ट वांट टू एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये भी खुश है, ये भी खुश है। अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए इनके बीच में ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज पिलाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस पिलाई यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इस वाले बैक्टीरिया में जा सकता है या इसका इसके में जा सकता है। मतलब ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, इनके बीच में ऐसे पिलाई जो है ये किस में करेगा हेल्प, कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। डन, सो इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद तो ये हो गई बाहर की कहानी, सेल एनवेलप है मैम, फ्लैजिला है, फिम्ब्रे है एंड पिलाई है। अब हम देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। यू ऑल नो मैम सेल के अंदर सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। अब सेल है तो डीएनए तो होना ही होना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना वो हम बात करेंगे डीएनए की, मेन डीएनए की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मान के चलिए थोड़ा सा मैं इसको सर्कल बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है एंड ये हो गई इसकी दूसरी वाली स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो डीएनए है ना इट इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए। इस तरह के डीएनए के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ना ही इसके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इस तरह के डीएनए को हम बोलते हैं नेकेड डीएनए। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका क्या नाम है, इसका नाम है नेकेड डीएनए। प्लस या तो हम इसको बोल सकते हैं जीनोफोर, जीनोफोर, या हम इसको बोल सकते हैं इट इज द मेन डीएनए, मेन डीएनए या मेन जीनोम भी बोल सकते हो। अब मेन डीएनए क्यों है, क्योंकि इसके पास कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए भी होते हैं, वो मैं अभी बात करती हूँ। पहले यहां पे आपको याद रखना है ये जो डीएनए है जिस रीजन में ये प्रेजेंट है, जिस जगह पे ये प्रेजेंट है, उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। एक्चुअली डीएनए इज डायरेक्टली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को जहां पे डीएनए लोकेट है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एरिया है, दिस एरिया इज द, यस, ये कहां पे लोकेट है, न्यूक्लियोइड रीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है। इसके बाद कुछ कुछ बैक्टीरियाज में इस मेन डीएनए को छोड़कर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। तो मान के चले यहां पे हम इसको बनाएंगे, ये मान के चलो एक्स्ट्रा डीएनए है और दिखने में ही तुम्हें लग रहा है मैम ये डबल स्ट्रैंड है और क्या है मैम, सर्कुलर है। ऐसे डीएनए को, एक्स्ट्रा डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को थोड़ा समझने से पहले, अगर ये बेटा डीएनए है इसको बोलते हैं सिंगल डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और कभी कभी हमारा डीएनए ऐसे हो सकता है, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको लिखते कैसे है, डीएस, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या इसको बोल सकते हैं। अब कभी कभी यही डीएनए बेटा किसके फॉर्म में होगा, कभी कभी यही डीएनए बेटा सर्कल के फॉर्म में होगा, ऐसे करके, अरे भाई
ये ऐसे करके डीएनए, ये किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में है। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट द डिफरेंस इज, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए, और इसको हम बोलेंगे सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहां पे चाहे आप मेन डीएनए की बात करेंगे या प्लाज्मिड की बात करेंगे, ये क्या होता है? ये होता है डबल, एक्स्ट्रा डबल सर्क्यूलर डीएनए। लिखवाऊंगी बेटा सारा थ्योरी में। एंड ये जो प्लाज्मिड होते हैं ना, इनकी खास बात ये है कि ये ना अपनी कॉपी बना सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन इनमें होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर आपके एनसीईआरटी में दिया है और बहुत ही आगे जाके हम उसको यूज भी करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इनके ऊपर ऐसे करके ना एक स्पेशल जीन होता है जो कि इन प्लाज्मिड्स को क्या दे देता है? रेजिस्टेंस दे देता है। जैसे कुछ प्लाज्मिड्स में मान के चलिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट यहाँ पे जीन है। तो अगर मान के चलो मेरे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया और उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, अगर मैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक खा लूंगी तो बेटा वो एंटीबायोटिक जो मैंने खाया वो इस बैक्टीरिया का कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास उस एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या है? रेजिस्टेंस है। कुछ के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, किसी के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। और ये जो प्लाज्मिड है ना, ये आप आगे जाके 12th में देखोगे, इनको हम बायोटेक में भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे उसका उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे इतना याद रखना, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जिनकी वजह से इनके पास क्या होता है? एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मिड। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल है, उनमें 70s राइबोसोम्स होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? 80s राइबोसोम्स। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? मान के चलिए ये है राइबोसोम्स, ये है राइबोसोम्स, ठीक है, और ये राइबोसोम्स जो है ये क्या है? 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज हमेशा याद रखना डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से आगे जाके क्या बनता है? प्रोटीन। दिस इज नोन एज अ सेंट्रल डोगमा, और ये आपको बहुत ज्यादा 12th में काम आ जाएगा, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे बेटा आपका जो मेन डीएनए है, इस डीएनए से भी क्या बनेगा? ये लो भाई, ये डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए पे ना, ये तो हो गई फ्री राइबोसोम्स, इस एमआरएनए पे कुछ राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, यहाँ पे राइबोसोम्स किसको अटैच हो गए? एमआरएनए को, और बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए। तो बहुत सारे का मतलब है पॉली। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पॉली राइबोसोम्स, या हम इसको बोल सकते हैं पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, यानी कि एमआरएनए, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, और यही एमआरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। तो ये हो गया पॉलीराइबोसोम्स, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये बेटा ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है, अभी वो भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी भी। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, देखिए जैसे हमारी बॉडी में, मान के चले हमारी बॉडी में जो लीवर है, दैट एक्चुअली स्टोर्स द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, ये भी अपने अंदर कुछ फूड को रिजर्व करती है, स्टोर करके रखती है। जैसे इसके प्रोकैरियोटिक सेल में, इस प्रोकैरियोटिक सेल में ना फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है। अब ये बहुत सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ना एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बेटा एक जगह इकट्ठे हो गए। इस प्रोकैरियोटिक सेल में फॉस्फेट ग्रैन्यूल के साथ साथ ये मान के चले ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पे एक जगह पे बैठ गए। एंड यहाँ पे साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स भी है, ये लो भाई, ये है साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ना एक जगह पे बैठ गए, इनको हम बोलते हैं, इन सब ये एक आप ऐसे मान के चलो एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एक फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ये हो गए ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, इन सारे ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं मिलकर, वी कॉल दीज एज इंक्लूजन बॉडीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। अब ये डिटेल में हम लिखेंगे पूरा थ्योरी में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर से एक बार बता रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स दैट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
आफ्टर दैट देयर इज सेल वॉल एंड आफ्टर दैट देयर इज द ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स किसी में सॉफ्ट होती है, थिन होती है, लूजली अटैच होती है, दैट इज नोन एज स्लाइम लेयर, एंड किसी में टाइटली बाउंड होती है और बहुत ही टफ होती है, दैट इज नोन एज द कैप्सूल। अब एक चीज बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप स्टार करके याद रखोगे, इसको जरा स्टार कर लीजिए। क्यों इसको स्टार्ट करना है? बिकॉज नीट में यहां से बहुत टाइम क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, which of the following is known as the outermost covering of the prokaryotic cell? Answer will be the glycocalyx. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इनका सीक्वेंस बताओ सेल एनवेलप का। सो आपका आंसर रहेगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड टू आउटसाइड अगर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। इनफैक्ट अभी जो 2026 में जो नीट का पेपर आया था, वैसे तो वो कैंसिल हो चुका है, तो वहां पे भी बेटा यहां से क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट एक दिया था और वहां पे बोला था कि ये बताओ ये सही है कि गलत है। स्टेटमेंट ये था, वहां पे लिखा था ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पे वो गलत था बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। ठीक है, एंड उसके बाद हमने देखा मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ, सेल की तरफ भी एक एक्सटेंशन बना सकती है, फोल्ड बना सकती है, सेल के बाहर भी फोल्ड बना सकती है। अब सेल के अंदर जब वो फोल्ड बनाएगी तो मेसोसोम्स बना सकती है, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वहां पे क्या बनता है, क्रोमेटोफोर बनता है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वहां पे एक वैक्यूल भी, गैस वैक्यूल्स भी बनते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या बनते हैं, गैस वैक्यूल्स भी बनते हैं। ओके ओके उसके बाद हमने देखा कि मैम जो सेल वॉल है वो बाहर की तरफ जो फोल्ड बनाएगी तो वहां पे फ्लैजुला बनता है, जिसके 3 पार्ट्स है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। उसके बाद मैम हमने देखा फिम्ब्रे होते हैं, पिलाई होते हैं। फिम्ब्रे किसके लिए होते हैं, सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए होते हैं। पिलाई किसके लिए होते हैं, कॉन्जुगेशन के लिए होते हैं। उसके बाद हम सेल के अंदर चले गए, वहां पे देखा साइटोप्लाज्म में डीएनए है, जिसको हम बोलते हैं नेकेड डीएनए, या हम उसको बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए भी बोल सकते हैं, नेकेड डीएनए भी बोल सकते हैं, मेन जीनोम भी बोल सकते हैं, मेन डीएनए भी बोल सकते हो, और जिस रीजन में वो डीएनए प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड रीजन। फिर हमने देखा मैम कुछ बैक्टीरियाज में इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। देन हमने देखा कि मैम ये जो डीएनए है ये एमआरएनए बनाएगा, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। एंड ऑल्सो मैम जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये अपने अंदर कुछ चीजों को रिजर्व करती है, स्टोर करके रखती है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, कोई मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं होती है, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स। ठीक है ना। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या, गैस, या ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल ग्रीन एल्गी जो है वहां पे गैस वैक्यूल स्टोर होते हैं। मैम ये जो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे स्टोर हो गए, इनको हम बोलने लगे inclusion bodies. So this was all about the structure of prokaryotic cell. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ आया होगा। Now moving to the next, अब मैं ये सारे चीजों को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, थ्योरी के फॉर्म में लिखेंगे along with their function. So now let's write the theory of prokaryotic cell. तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके पास होती है सेल एनवेलप। पहला हम लिखेंगे यहां पे, हमें यहां पे मिला सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में सबसे पहले हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल, and interacts with the outside environment. ठीक है। सेकेंड जो हमने पढ़ा दैट इज नोन एज द सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, पहला इट इज रिजिड। ओके, सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सेकेंड, और आप इसको बोल सकते हो म्यूरिन, और इट इज नॉन सेल्यूलोसिक। नॉन सेल्यूलोसिक मतलब ये किसकी बनी है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड प्लस
एमिनो एसिड्स। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर मैं बेटा सेल वॉल की बात करूंगी, इसका काम क्या होता है? इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। ओके, एंड थर्ड यहां पे हम याद रख सकते हैं, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। और कोलैप्सिंग। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। सो थर्ड पॉइंट विल बी ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं, दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट वन विल बी द slime layer and second one will be the capsule. स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इतना, ताकि इसको मैं स्लाइड ऊपर कर लूं। ओके, तो स्लाइम लेयर जो है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे स्लाइम लेयर जो है ना, इट इज थिन, लूजली बाउंड, एंड ऑल्सो इट इज स्टिकी। ठीक है, लूजली, चलो ऐसा लिख सकते हो, स्लाइम लेयर इज थिन, लूजली बाउंड एंड इज स्टिकी। एंड कैप्सूल के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज थिक, टाइटली बाउंड, एंड ये क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट्स bacteria from immune attack of host। और इसका फंक्शन आप क्या लिखेंगे? प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी कि इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ओके, सो यहां पे हम थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान के चलिए बेटा, स्लाइम लेयर में दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, एंड यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, वो ऐसे करके ना लूज होगी। लेकिन यहाँ पे ये सेल वॉल है, दिस सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, और यहाँ पे जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, वो ऐसे करके ना टाइटली अटैच होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा थिक होगी। आई होप कि आपको समझ आया। सो दिस वॉज द फर्स्ट, दैट इज द सेल एनवेलप। अब इसके बाद यहां पे हम पढ़ेंगे, देखिए सेल एनवेलप की अगर हम बात करेंगे ना, आपके एनसीईआरटी में दिया है ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स में डिपेंड अपॉन द कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेन ले लेते हैं, कुछ नहीं ले लेते। ये मैं आपको लास्ट पे अलग से पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, क्या प्रोसीजर करते क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐड कर दो, जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज ग्राम, आपको याद रखना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब है gram positive bacteria means that those that take up the gram stain, जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव। एंड नेगेटिव का मतलब दोज हु डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। ओके, ये किसके बेसिस पे है? ये किसके बेसिस पे है बेटा? कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स।
कुछ कुछ बैक्टीरियाज में ग्लाइकोकैलिक्स थिन होगा, किसी में ग्लाइकोकैलिक्स थिक होगा, तो उसकी बेसिस पे वो स्टेन को या डाई को रिटेन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लास्ट पे बेटा इसको पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो अब सेल एनवेलप में क्या आ गया, सेल एनवेलप में हमारा आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद हमने किसके बारे में देखा कि मैम सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड बनाती है, मतलब किसकी बात हो रही है, मीजोसोम्स की बात हो रही है। तो सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द मीजोसोम। ठीक है, तो मीजोसोम्स में पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज, ये क्या होते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ठीक है, एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल इन फॉर्म ऑफ आइदर वेसिकल्स, आइदर टिब्यूल्स और लैमेले। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन माय डियर आप जो याद रखेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखिए इसका क्या मतलब है, ये यहां पे क्या, देखो सेल वॉल, जब एक सेल को ग्रो करना है तो सेल वॉल भी बनानी है। तो ये जो मीजोसोम्स होते हैं ना, यहाँ पे कुछ मटेरियल होगा जो सेल वॉल को बनाने के लिए चाहिए, तो ये मटेरियल इजीली बाहर किसके थ्रू जाएगा, इन मीजोसोम्स के थ्रू जाएगा, तब जाके सेल वॉल बनेगी। तो मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल को भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। सेकेंड जो है दैट इज इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का भी काम करती है। तो मतलब मैं लिख सकती हूँ इट इज एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहे हैं यूकेरियोटिक सेल में, वैसे ही यहाँ पे ये काम कर रही है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मीजोसोम, ऐसे करके याद रख सकते हो। उसके बाद इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। इसका क्या मतलब है, देखिए मान के चलिए माय डियर दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड दिस इज सेल वॉल। यहां पे मान के चलिए दिस इज द डीएनए। अब डीएनए क्या है बेटा, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड है ना, 2 स्ट्रैंड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फोल्ड बनाएगी लाइक दिस, ये मान के जो ऐसे करके इसने 2 ट्यूब्यूल्स बनाए। अब इनमें से बेटा एक ट्यूब्यूल जो है ना वो एक स्ट्रैंड को पकड़ेगा, दूसरा ट्यूब्यूल दूसरे स्ट्रैंड को पकड़ेगा और इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा। हमें पता है डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है कि हमें 2 स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना है। तो इन 2 स्ट्रैंड्स को अलग अलग कौन करेगा, 2 स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा मीजोसोम्स। तो जब ये 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, और फिर हमें पता है कि एक जो मान के चलो बेटा यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ, ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ एंड ये वाला स्ट्रैंड भी क्या हुआ, अलग। अब उसके बाद हमें पता है कि ये डीएनए अपनी कॉपी बनाएगी, अपना स्ट्रैंड बनाएगी, और यहाँ पे कितने बन गए, 2 यहाँ पे डीएनए बन गए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। फिर बाद में ऑब्वियसली जब डीएनए रेप्लिकेट धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा और यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, और इसका क्या फंक्शन है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेक्रीशन। क्यों ये सेक्रीशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। मतलब सिंपली कुछ चीज अगर हमें चाहिए सेक्रेट करने के लिए सेल से बाहर उनको भेजना, तो वो किसकी हेल्प से भेजेगी, यहाँ पे मान के चलो मीजोसोम है, यहाँ पे ये किसके थ्रू जाएगा बाहर, यहाँ पे कुछ मटेरियल किसके थ्रू जाएगा बाहर, मीजोसोम। दैट्स व्हाई इसको हम बोल सकते हैं सेक्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे साथ में ही लिखेंगे कि मैम जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, एंड रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही है और यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में डायरेक्टली आपको अगर थ्योरेटिकल कोई, वैसे तो बोर्ड्स में भी आप न्यूमेरिकल्स आ ही जाते हैं, अगर वहां पे थ्योरेटिकल कोई पार्ट आता है, जैसे आपको डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, तो यही आपको वहां पे लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, क्रोमैटोफोर। और ये जो क्रोमैटोफोर है इसका काम क्या, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंटेन्स पिगमेंट। डन, ठीक है। और यहीं पे हम लिखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मीजोसोम्स के सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है। अब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन में बाहर से भी तो फोल्ड बना सकती है, और जब वो बाहर से फोल्ड बनाएगी फ्लैजेला, तो
फ्लैजेला के बारे में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हेल्प अस इन, किसके लिए होता है? मोटिलिटी, हेल्प अस इन मोटिलिटी। सेकेंड, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। थर्ड, इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज बेसल बॉडी, बिल्कुल बेस पे होगा। देन देयर इज हुक एंड फाइनली देयर इज द फिलामेंट, एंड फिलामेंट जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। डन। उसके बाद हमने देखा मैम फ्लैजेला के बाद यहां पे हमें क्या मिला? तो पिलाई का क्या रोल है बताइए? पिलाई हेल्प अस इन कॉन्जुगेशन। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प अस इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स ऑल्सो मेड अप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा था? फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आर ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सेल, और इनका काम क्या होता है? टू होल्ड सबस्ट्रेट। लाइक कोई स्टोन हो सकती है, कोई पत्थर हो सकता है, या कोई होस्ट हो सकता है, उसको पकड़ने के लिए। ओके, ये हो गई बाहर की कहानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं मैम, जब हम अंदर चले जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले आपने क्या देखा था? आपने देखा था मैन यहां पे डीएनए। तो डीएनए को हम बोलते हैं इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन, also called naked DNA, because there is no nuclear membrane. There is no nuclear membrane and no histone proteins. No histone proteins. लेकिन यहां पे हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होता है, लेकिन यहां पे पॉली अमीनो प्रोटीन्स होते हैं, बट हैव पॉली अमीनो प्रोटीन्स। ये जो पॉली अमीनो प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसकी वजह से इनके बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन बन जाएगा। उसके बाद हमने देखा था डीएनए को छोड़कर कि मैम डीएनए को जीनोफोर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं मैम, या मेन डीएनए भी इसको बोलते हैं। अब यहां पे हमने देखा था प्लाज्मिड। आई होप कि आप लोग साथ साथ लिख रहे हो या साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हो। प्लाज्मिड की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, और ये सिंगल क्रोमोसोम बनाता है। हमारा जो डीएनए आता है दैट विल बी देयर विल बी द 46 यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ये सिंगल क्रोमोसोम है। एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, कुछ इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। अब इनका स्पेशल फीचर क्या है? दे हैव द सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपी बना सकते हैं, डिटो एग्जैक्ट कॉपी, जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं ना वैसे ये बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है सेल्फ रेप्लिकेशन, और इसीलिए बेटा इनको हम आगे जाके बायोटेक में यूज करते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। तीसरा पॉइंट हम जो यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ये जो प्लाज्मिड होता है इनके पास क्या होता है? दे हैव द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इनके पास होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो कि इनको क्या प्रोवाइड करता है? जो कि इनको प्रोवाइड करता है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर उनकी वजह से आ जाता है।
और इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैक्टीरिया शुड हैव द प्लाज्मिड, सम है और सम किसी में नहीं हो सकता है। एंड प्लाज्मिड के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स यहां पे पहला ही आप याद रखेंगे। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहां पे बेटा राइबोसोम्स जो होते हैं ना, उनके दो यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं लार्जर सब यूनिट, ये मान के चलो ये राइबोसोम है, इसके पास ये जो है ना, दिस इज नोन एज लार्जर सब यूनिट, एंड ये वाला जो है ना, दिस इज नोन एज स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स में, देखो इसको याद कैसे करना है। आप लोगों ने आई होप ये सुपर 30 मूवी देखी होगी, तो सुपर 30 से तुम्हें याद रखना है, आपने लिखा 30s, ठीक है, 30s, 30 को आपको 20 रुपए देने, तो अगर बेटा 30 को आप 20 रुपए ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 50s लिखना, फिर 50 को 20 रुपीज और ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा? 70s बन जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन द प्रोकैरियोट्स देयर इज 70s राइबोसोम, जिसमें 50s क्या होता है? लार्जर सब यूनिट, एंड 30s क्या होता है? स्मॉलर सब यूनिट। यानी कि यहां पे ये 50s होगा और ये क्या होगा? 30s, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको समझा देती हूँ ये जो एस है सिवरबर्ग्स यूनिट, इसका क्या मतलब होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे वो डिटेल नहीं है, बस इतना याद रखना है 70s राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ राइबोसोम्स बेटा साइटोप्लाज्म में फ्री होंगे और कुछ राइबोसोम्स आपने अभी देखा एमआरएनए के साथ भी अटैच होंगे। लार्जर सब यूनिट एंड ये है स्मॉलर सब यूनिट, ओके। राइबोसोम के बाद हमने देखा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स, तो पॉलीराइबोसोम्स आपको सिंपली याद रखना है, many ribosomes gets attached to mRNA and forms polyribosomes that helps in translation and formation of proteins. Okay. आफ्टर दैट लास्ट जो हमने यहां पे देखा था पॉलीराइबोसोम्स के बाद, वो हमने देखा था सेल इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकेंड पॉइंट, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। एंड थर्ड पॉइंट, कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज होते हैं? फर्स्ट ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सेकेंड वन इज द फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, थर्ड वन इज द साइनोफैशियन ग्रैन्यूल्स। So this was all about the theory of prokaryotic cell. Let's read the NCERT line by line. Now अब आप देखेंगे कि आपको NCERT समझ आएगी ना, एक एक लाइन बेटा वहां पे आपको एकदम से समझ आ जाएगी, एंड ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। So now let's read the NCERT line by line. प्रोकैरियोटिक सेल का जो पहला पैराग्राफ है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब सेकंड जो पैराग्राफ है, दैट इज ऑल द प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा। जो हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर हर बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, दैट इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए का मतलब है जो मेन डीएनए है, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, या क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर डीएनए। मनी बैक्टीरियाज हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, यानी कि मेन डीएनए जो हमने व्हाइट कलर से बनाया था, उस मेन डीएनए को, उस मेन जीनोमिक डीएनए को छोड़कर कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए confirms the certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is the resistance to antibiotics. ये मैंने आपको समझा दिया था, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है जो कि इनको रेजिस्टेंस दे देता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। हायर क्लासेस में यू विल लर्न टू नो अबाउट द प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड को हम कैसे बायोटेक में यूज करते हैं। DNA is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. ये बेटा उधर ही बायोटेक में हमें पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकेरियोट्स। अब हमें ये पता ही है कि यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट्स में नो ऑर्गेनेली लाइक द वन इन यूके। देखो यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की जो मेन डिफरेंस है दैट इज यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। देखो एक सेल जो है ना उसमें 3 तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो, तो वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब एक ऑर्गेनेली है दैट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा, वो यूकेरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। तो यहां पे ये बता रहा है no organelles like the ones in the eukaryotes are found in the prokaryotes except ribosomes. Ribosomes को छोड़कर कोई भी सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions, a specialized form of the cell. ये आपने बेटा पहले ही पढ़ा। Mesosomes in prokaryotes are essentially, mesosomes क्या होते हैं, infoldings of the cell membrane. Done. Next टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope में क्या क्या होगा? The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure that is outermost कौन सी है? ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, कैलेक्स का मतलब होता है कोट, मतलब सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है दैट इज द ग्लाइकोकैलेक्स, एंड उसके फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड ग्लाइकोकैलेक्स, उसके अंदर होगी सेल वॉल, उसके अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। Although each layer of the envelope performs a distinct function, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, but still they act together as a single protective unit. एक एक लाइन बेटा लिखाई है, एक एक लाइन डायग्राम में समझाई है। Bacteria can be classified in the 2 groups on the basis of the difference in their cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by the Gram-Viz. ये मैं आगे जाके आपको अलग से टॉपिक पढ़ा देती हूँ। Those that take up the Gram stain उनको हम बोलते हैं Gram positive, and those that do not take up the Gram stain they are known as the Gram negative. ये भी हमने लिखवा दिया। Glycocalyx differ in the composition and thickness among different bacteria. It could be लूज शीथ, अगर लूज शीथ है, लूजली बाउंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। लेकिन अगर वो बहुत ही थिक है और टफ है, टाइटली अटैच है, टफ है, उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। द सेल वॉल, फिर बेटा ये सेल वॉल की बात कर रहा है कि जो सेल वॉल है determines the shape of the cell, लिखा है कि नहीं, and provides the strong structural support to prevent the bacterium from the bursting or collapsing. एक एक लाइन बेटा थ्योरी में भी लिखवा दी और डायग्राम में भी आपको समझा दी है। उसके बाद ये बेटा बात कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेम होता है, जैसे यूकेरियोट्स में होता है वैसे ही प्रोकैरियोट्स में भी होता है। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेसोसोम। कैसे बने? which is formed by the extension of the plasma membrane into the cell. Plasma membrane cell की अंदर तरफ fold हो गए और उन्होंने mesosomes बनाया। ये जो extensions होते they are in the form of vesicles, tubules and lamellae. दिखाया, डायग्राम से भी दिखाया और लिखवाया भी। The cell they help in the cell wall। हाँ, अब यहाँ पे बेटा फंक्शन ये बता रहा है कि ये जो mesosomes है ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, इनके क्या फंक्शन है। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकेंड DNA replication and the distribution of daughter cells, ये भी हमने लिखाया। They also help us in the respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and the enzymatic content. Then, in some prokaryotes like the cyanobacteria,
इसको हम ब्लू ग्रीन algae भी बोलते हैं। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर, जिनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट। इसका भी ग्रीन कलर से हमने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पे बेटा बैक्टीरिया के फ्लैगेला की बात हो रही है। The bacterial cells may be motile और non motile। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो दैट मीन्स उसके पास क्या है, thin filamentous extension arises from the cell wall called as flagella। The bacteria show a range in the number and arrangement of the flagella। जो मैंने आपको बताया, कुछ फ्लैगेला, कुछ बैक्टीरिया में एक ही फ्लैगेला होगा, कुछ में बहुत सारे होंगे, कुछ में एक ही साइड से होंगे, कुछ में दोनों साइड से होंगे। द बैक्टीरियम फ्लैगेलम इज कॉम्पोज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स। आई होप कि आप तुम्हें इस चीज से डर नहीं लगेगा, इजी है। फिलामेंट, हुक and basal body। The filament is the longest portion, ये भी लिखवा दिया, and extends from the cell surface to the outside। क्लियर है? उसके बाद हमने फ्लैगेला के बाद क्या देखा मैम, besides the flagella there is the pili and fimbriae। These are also the surface structures of the bacteria, but they do not प्ले ए रोल इन पिलाई और फिम्ब्रे का मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या है इनका काम, द पिलाई और द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। और यहाँ पे नहीं लिखा बेटा, ये कंजुगेशन में हेल्प करेगा, जो मैं आपको समझा भी दिया। द फिम्ब्रे आर द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया they are known to help attach to the bacteria to the rocks in the streams and also to the host tissue। एक एक लाइन बेटा क्लियर है, एक एक लाइन समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद है लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज द राइबोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट, ये बेटा ऐड कर देना, ये हमने इसमें नहीं लिखा, दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज। ये बेटा साइज बताया है राइबोसोम का, प्रोकैरियोट्स राइबोसोम का। इनके पास कितने यूनिट्स होते हैं माय डियर, 2 सब यूनिट्स, 50s एंड 30s, which represent together as, वही मैंने बताया सुपर 30 से याद रखना, फिर 50, फिर 70। तो 70s है, जिसमें 50s लार्जर सब यूनिट, 30s स्मॉलर सब यूनिट। The ribosomes are the site of protein synthesis, लिखवा दिया मैम आपने। Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain called the polyribosomes and polysomes। एक एक लाइन बेटा वहां पे लिखवा दी है। The ribosomes of the polysomes translate mRNA into the प्रोटीन्स, ये भी लिखवा दिया। नाउ लास्ट जो है दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज। पहला पॉइंट हमने वहां पे बेटा क्या देखा, रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी लिखवा दिया। वाओ मैम मजा आ गया, सारी एनसीईआरटी हमें रीड हो गई। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, एंड ऑल्सो गैस वैक्यूल किसमें फाउंड है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप कि आपको डायग्राम, थ्योरी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरा क्लियर हुआ। मैं बहुत मुश्किल से ये टाइम निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा लेक्चर बनाऊं तो कि आपको पूरा बोर्ड्स के लिए भी क्लियर हो जाए चीजें, नीट के लिए भी क्लियर हो जाए चीजें। एंड नाउ जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट विल बी द यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया, इतना जितना हमने पढ़ा। तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए, अपने जो फ्रेंड्स है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो 11th में है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।